गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वास्तिक फिजिक्स जोन। और आज हम अपने वीडियो के 7th पार्ट में देखने जा रहे हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जैसा कि हमने इसके पहले ये देखा कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, हर एक पार्ट में हम हर एक चीज़ें देखते गए। ओम्स लॉ क्या होता है। अब इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कैसे हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। हीटिंग इफेक्ट का क्या मतलब हुआ, कोई भी अगर हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो हीट कैसे करता है, इस चीज़ को हमको इस वीडियो में समझना है। तो आइए हम देखते हैं कि व्हेन द कंडक्टर ऑफर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट इन ओवरकमिंग दिस रेजिस्टेंस इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराते हैं किसमें, किसी भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा। मतलब वहाँ पर कंडक्टर होगा तो वहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी हाई होती जाएगी उतना ही क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि रास्ता उसका क्या होता जाएगा, और भी ज़्यादा ब्लॉक होता जाएगा। और जितना ज़्यादा ब्लॉक होता जाएगा रास्ता, उतना ही करंट क्या होगा, कम फ्लो करेगा इसमें से। और जितना कम फ्लो करेगा वो क्या करेगा, वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो यूज़ ही करेगा। वो एनर्जी अपनी किस तरह यूज़ करेगा, हीट के फॉर्म में यूज़ करेगा। अब जैसे यहाँ पर हमने ये देखा कि हीट के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करता है या कैसे नहीं करता है। अगर जितना हम इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू, अगर मान लीजिए कंटिन्यूअस वही सेम रख रहे हैं, वहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू जितना हाई रखेंगे उतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, और जितना कम रखेंगे उतना कम हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। तो इसीलिए हम अपने घरों में जो ओवन हो गया, टोस्टर हो गया, अगर यूज़ करते हैं, वहाँ पर अगर पूछा जाए कि उसका रेजिस्टेंस कैसा है, तो हम क्या बताएंगे, हाई है। जिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की रेजिस्टेंस हाई होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्या वर्क करेगी, इलेक्ट्रिक करंट क्या वर्क करेगा, हीट क्रिएट करने का वर्क करेगा। अब जैसे हम इसका डेली लाइफ में यूज़ कहाँ करते हैं वो भी देखते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ एप्लीकेशंस लिख रखे हैं। किसके, हमारी जो यहाँ पर एनर्जी लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पर फोकस आ रहा था। तो यहाँ पर हमने कुछ एप्लीकेशन लिख रखे हैं कि कहाँ पर हम अपने हीट एनर्जी का यूज़ करते हैं। अब जैसे हमारे घर में जो आयरन होता है, जिसको हम जनरली घर पे अपने प्रेस बोलते हैं, प्रेस से जब हम कपड़े इस्त्री करते हैं तो हीट किस तरीके से होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, जो जिस कंडक्टर से फ्लो करता है उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है। और हाई होता है तो करंट को ब्लॉक होना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा अगर ब्लॉक होगा तो क्या होगा, वहाँ पर हीट ज़्यादा बढ़ेगा। उसके बाद फिर क्या आता है, टोस्टर। टोस्टर की हेल्प से क्या करते हैं, हम ब्रेड को टोस्ट में कन्वर्ट करते हैं। ओवन हमारे खाना गर्म करने के काम में आता है। हीटर क्या है, हीटर से हम अपने खाने को बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं अपने कुकिंग के लिए। उसके बाद फिर क्या आता है, जो हमारा बल्ब है, जितने भी हमारे बल्ब हैं ग्लो करते हैं। जनरली जो पहले पीले वाले बल्ब आते थे, ये येलो बल्ब जो आते थे, उसमें एक तार लगी रहती थी। उस तार को हम किस नाम से जानते थे, टंगस्टन का वो वायर रहता था। टंगस्टन का वायर जब हीट होता था, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता था, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते हुए क्या करता था, अपना रास्ता बहुत ज़्यादा ब्लॉक पाने की वजह से क्या होता था, हीट करने लगता था। और हीट करने लगता था तो कोई भी चीज़ अगर हीट होती है तो क्या करने लगती है, ग्लो करने लगती है। इसीलिए क्या करता था, वो ग्लो करने लगता था। और जब वो ग्लो करने लगता था तो उसी से क्या प्रोड्यूस होती थी, लाइट प्रोड्यूस होती थी। उसके बाद फिर हमने क्या, मतलब हमको ये समझ में आ गया ना कि बल्ब कैसे जलता था, ग्लो करता था। आजकल भी जो बल्ब आते हैं लगभग इसी पैटर्न पे वर्क करते हैं कि हीट होते हैं तभी वो ग्लो करते हैं। उसके बाद फिर हमारा थर्ड आता है कि दिस इफेक्ट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग। अब इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, अपने घरों की वायरिंग में भी यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम क्या लगाते हैं, फ्यूज़। सबके घरों में अधिकतर तो फ्यूज़ बाहर ही लगा होता होगा। क्यों लगा होता है, क्योंकि फ्यूज़ इसलिए लगाया जाता है, उसका रेजिस्टिविटी क्यों, उसका रेजिस्टिविटी कैसा रखा जाएगा, लो रखा जाता है, रेजिस्टेंस उसका लो रखा जाता है, पतला सा वायर इसीलिए लगाया जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस किस पे कैसे डिपेंड करता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू एल, मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ कंडक्टर जितना हम क्या कहते हैं, पतला, या मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है, कि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, 1/A, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वहाँ पर क्या होगा, अगर जितना हमारा कम होगा उतना ही अच्छा हमारा रेजिस्टेंस होगा, और उतना ही जल्दी वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा हीट करने की वजह से। और हम क्या करेंगे, इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ करते हैं कहाँ, अपने घरों में, जिससे हमारा क्या हो सके, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है
तो वो वायर क्या करे, जल्दी से हीट हो जाए अपनी रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से। क्यों रेजिस्टेंस हाई होगा? क्योंकि वायर को हम लंबा रख रहे हैं और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम रख रहे हैं हम, तो वहाँ पर उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, हाई होगा, और हाई होने की वजह से वो क्या होगा, हीट ज़्यादा जल्दी हो जाएगा और वहाँ पर मेल्ट होकर टूट जाएगा। तो हमारे घरों के जितने भी अप्लायंसेज हैं उन सभी को क्या कर लेगा, सेव कर लेगा। तो इसका यूज़ हम कहाँ यूज़ करते हैं? अपने हाउस होल्ड वायरिंग में जितने भी अप्लायंसेज हमने लगा रखे हैं उनको सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हमको क्या देखना है? नेक्स्ट टॉपिक में हमको देखना है कि हमें क्या करते हैं, जूल्स इफ़ेक्ट क्या होता है हमारा हीट के लिए, वो देखते हैं। 1 मिनट अब इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद जूल्स इफ़ेक्ट पे हम आते हैं। अब हम देखते हैं कि जूल्स लॉ हमारा क्या होता है। जूल्स लॉ क्या होता है, ये स्टेट करता है कि, जैसे देखते हैं, हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड टाइम फॉर विच द करंट इज पास्ड। इसके कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कंडक्टर, ठीक, इसमें से अगर करंट जो फ्लो कर रहा है वो, अगर मान लीजिए हीट वहाँ पर क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो कैसे प्रोपोर्शनल होगा, जो इसमें करंट जाएगा उसके कैसे, डायरेक्टली करंट वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारा हीट बढ़ता जाएगा। उसके बाद अगर इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे तो भी हमारा बढ़ता जाएगा, क्योंकि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद जितना ज़्यादा टाइम लेगा उतना क्या होगा, हीट भी हमारा ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जैसे हमारे घर में किसी चीज़ को हमको हीट करना रहता है तो शुरुआत में जितना टाइम कम लगता है उतना वो देर में हीट होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है उतने ही तेज़ी के साथ वो क्या होता है, धीरे धीरे टाइम के साथ हीट होता जाता है। क्यों होता जाता है? क्योंकि जो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको जो एनर्जी चाहिए मिनिमम वो मिल जाती है सभी को, तो एक्स्ट्रा एनर्जी किसके फॉर्म में जनरेट करने लगते हैं, हीट के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम एक इक्वेशन ये देखते हैं कि हमारा एक इक्वेशन क्या आएगा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कहा गया था कि स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस और टाइम के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो जो हमारा फिर क्या मिलेगा, कांस्टेंट के मिलेगा, के आई स्क्वायर आर टी। इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, आई स्क्वायर आर टी बाई डेफिनेशन। अब ये हमारा क्या हो गया, पहला इक्वेशन हो गया। इसी तरह अगर मान लीजिए अब हमको, अगर हमारा करंट की वैल्यू दी है और वोल्टेज की वैल्यू दी है, रेजिस्टेंस नहीं दिया है, तब हम कैसे हीट निकालेंगे, क्या करेंगे, V बराबर क्या होता है, आई आर, और R इज इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, V अपॉन आई होता है, ठीक। तो इस चीज़ को कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये हमारा क्या होगा, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू V बाई आई इंटू टी। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से I से आई स्क्वायर को कट करेंगे तो क्या बचेगा, I। तो ये आई वी टी, और इसको सीधा कर लेते हैं तो इस फॉर्म में लिखा जाता है H इज इक्वल्स टू वी आई टी। तो ये क्या हो गया हमारा, सेकेंड आ गया। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस दिया रहे और हमारा क्या दिए रहे, वोल्टेज की वैल्यू दी रहे, तब हम कैसे निकालते हैं। तो फिर इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं कि R इज इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन आई होता है ना। तो I इज इक्वल्स टू लिख लेते हैं हम लोग, I बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V अपॉन R। अब जहाँ I की वैल्यू है वहाँ पर V अपॉन R पुट कर देते हैं। तो H इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इंटू वी स्क्वायर अपॉन R, सॉरी V इंटू वी अपॉन R इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो ये हमारा क्या बन गया, थर्ड इक्वेशन ये हमारा बन गया कि H इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर टी। ये हमारे 3 इक्वेशन बन गए जो किसकी वजह से आए हैं, जूल्स लॉ की वजह से आए हैं। जहाँ पर जूल्स लॉ क्या स्टेट करता है कि किसी भी कंडक्टर में अगर हमको हीट बढ़ाना है तो क्या करेंगे, पहला काम वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को ज़्यादा रखेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे, वहाँ पर जो उसमें रेजिस्टेंस यूज़ किया जा रहा है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई लेंगे, तीसरा काम वहाँ पर जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही ज़्यादा वो अच्छा हीट होगा। जैसे हमारे घरों में हम अगर हीटर यूज़ करते हैं तो जो 1000 वाट वाला उसका क्या आता है, कॉइल आता है, वायर आता है, वो किससे बना होता है, नाइक्रोम से, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो वहाँ पर अगर
1000 वाट का अगर ले रहे हैं उसकी जगह क्या ले रहे हैं 1500 वाट वाला ले रहे हैं जिसमें ज़्यादा पावर कंज्यूम हो सकता है, तो वहाँ पर क्या होगा उसकी जो हीट एनर्जी रहेगी ज़्यादा होगी 1000 वाले से। तो जितना ज़्यादा हम क्या करेंगे अपना मतलब रेजिस्टेंस हाई रखेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या करेगा हीट को हमारा जनरेट करेगा किसी भी कंडक्टर में। और या तो फिर क्या करेंगे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो करेगा उतना ही अच्छा क्या होगा वो सर्किट हमारा हीट होगा। अगर हमको क्या चाहिए जैसे हमारा जो आयरन है वो अच्छे से हीट हो तो वहाँ पर हमको करंट की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी सफिशिएंट। अगर सफिशिएंट नहीं रहेगा तो हमारा हीट नहीं करेगा। कभी कभी देखिए हमारे घरों में क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी बहुत लो आती है और बहुत लो आने की वजह से क्या होता है हमारे जो अप्लायंसेज होते हैं हीटर हो गया आयरन हो गया ओवन हो गया ये सब अच्छे से हीट नहीं हो पाते और हमारा काम ढंग का नहीं हो पाता। तो अगर हमको किसी चीज़ को हीट उसमें से कंटिन्यूअस चाहिए सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा करंट सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई चाहिए और टाइम कैसा रहना चाहिए लॉन्ग टाइम रहना चाहिए जिससे हमारा क्या हो सके वहाँ पर हीट हमको अच्छे से मिल सके। अब इसके बाद हमको क्या देखना है कि पावर क्या होता है। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमारा पावर क्या होता है उसको देखते हैं। तब तक के लिए नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। ये लगभग क्या कहते हैं 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक पावर डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पावर। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका क्या मतलब है कोई इलेक्ट्रिक सर्किट अगर है ठीक ये मान लीजिए हमारा एक तरीके से क्या है ये हमारा सर्किट हमने ड्रॉ किया ये हमारा एक कंडक्टर मान लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस क्या है R है और ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है V बैटरी का। यहाँ से क्या करते हैं हम करंट को फ्लो कराते हैं I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराया हमने। तो यहाँ पर क्या होगा जो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है या डिसिपिएट हो रही है ठीक जिस रेट से वो कंज्यूम हो रही है ठीक उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या है ये जो करंट यहाँ से फ्लो होना चालू हुआ टाइम के हिसाब से कितना ये क्या हो रहा है चेंज हो रहा है यही क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर। जितना टाइम के हिसाब से इसमें चेंजिंग आ रही है यही क्या है हमारा इलेक्ट्रिक पावर है जिसको हम डिनोट करते हैं हमारे फार्मूला से P इज इक्वल्स टू VI। P का मतलब क्या होता है पावर। जो पावर वहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट में कंज्यूम हो रही है या डिसिपेट हो रही है वो कितना है V इज इक्वल्स टू I। और इसका SI यूनिट क्या होता है SI यूनिट होता है SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। क्या होता है वॉट। और डिनोट कैसे करते हैं कैपिटल W से। इसके बाद अगर ओम्स लॉ से देखें तो ओम्स लॉ में क्या होता है V इज इक्वल्स टू IR। ओम्स लॉ में क्या होता है V इज इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हम क्या देखते हैं V इज इक्वल्स टू IR। अब V की वैल्यू IR यहाँ पुट करते हैं तो ये पहला इक्वेशन है हमारा। उसके बाद P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V की वैल्यू जब I पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा I²R। ये हमारा क्या हो गया दूसरा फार्मूला मिल गया। और उसके बाद थर्ड वाला देखते हैं कि अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये हमारा अगर मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज और हमारा करंट दिया गया था यहाँ पर हमारा करंट दिया गया है और रेजिस्टेंस दिया गया है। अगर हम ये मानते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस और वोल्टेज दिया गया है तब हम क्या करेंगे यहाँ पर इस I की वैल्यू को हम डिस्प्लेस कर देते हैं हटा देते हैं। कैसे I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V/R। अब यहाँ पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा P इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा V²/R। ये हमारा क्या है थर्ड इक्वेशन है किसका पावर निकालने का। तो हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर निकालने के 3 मेथड्स लगा सकते हैं P इज इक्वल्स टू VI या P इज इक्वल्स टू I²R या थर्ड क्या है P इज इक्वल्स टू V²/R। अब इसके बाद आता है कि डिफाइन 1 वाट। 1 वाट मतलब जो उसकी यूनिट क्या है उसको डिफाइन करना है। अब हमको SI यूनिट को हमको डिफाइन करना है किसके इलेक्ट्रिक पावर को। कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 वाट को कैसे डिफाइन करते हैं कि जितना भी पावर कंज्यूम किया जाता है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम क्या दें करंट की वैल्यू 1 एम्पियर दें और जो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ रही है क्रॉस उसके इंड्स पर ठीक उस कंडक्टर के वो कितना हो 1 वोल्ट हो ठीक। तो वहाँ पर जो हमारा पावर जनरेट होता है वो कितना होता है 1 वाट के बराबर होता है। जैसे इसको देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है प्रॉपर। इट इज़ डिफाइंड एज पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट पासेस थ्रू इट एट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट।
कि हमने बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट दिया और फिर क्या हुआ, उसकी वजह से हमारा मतलब जो वहाँ पर करंट दे रहे हैं वो कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर के बराबर होना चाहिए। जब 1 एम्पियर करंट किसी भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देने पर, तो वहाँ जो हमारा पावर का वैल्यू मिलता है वो कितना आता है, 1 वाट आता है। अब कैसे आता है देखते हैं कि जैसे हमने क्या किया, VI होता है, इसकी भी वैल्यू 1 है और इसकी भी वैल्यू 1 है, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, P = 1 वाट आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 वाट, या यूनिट इसकी डिफाइन हो गई कि कैसे हम पावर की SI यूनिट को डिफाइन करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि हमारा डोमेस्टिक या फिर मतलब हमारा हीट एनर्जी डोमेस्टिक ये सब मतलब कहाँ पर हम अपने घरों के अप्लायंसेस में ये सब कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक में उसको देखते हैं, तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारा डोमेस्टिक अप्लायंसेस में कैसे यूज़ होता है, या वहाँ पर डोमेस्टिक अप्लायंसेस में एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, या SI यूनिट, या जो हम घर में 1 यूनिट कहते हैं कि 1 यूनिट बिजली का बिल आया, 10 यूनिट आया, 20 यूनिट आया, उसको कैसे डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा पार्ट 8 होगा, उसमें देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और हमारे वीडियोस को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियोस पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, जिससे और भी बच्चे क्या हो सके, जुड़ सके हमारे साथ और हमारे वीडियो को आगे तक देख सकें और अपने जो है नोट्स को बना सकें और एग्ज़ाम की अपनी प्रिपरेशन कर सकें। और हो सके तो हमारे चैनल को जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, करवा सकते हैं, वो भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।